Good evening. Pakistan today detonated 5 nuclear devices and entered a new arms race on the Asian subcontinent which has alarmed the world. The Pakistani Prime Minister said the explosions, his country's first ever nuclear tests, had settled its account with India, which carried out similar blasts a fortnight ago. Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. The results were as expected. There was no release of radioactivity. I congratulate all Pakistani scientists, engineers and technicians for their dedicated teamwork and expertise in mastering complex and advanced technologies. 1971 का दिसंबर, ढाका का आसमान धूल और धुएं से भरा था। रेडियो पाकिस्तान पर आखिरी आवाज गूंजी, पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश है। मुल्क टूट चुका था। 93,000 फौजी सरेंडर कर चुके थे। लोग सदमे में थे। हर तरफ सिर्फ एक सवाल था, अब हम अपनी हिफाजत कैसे करेंगे? इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक कमरा बंद था। जुल्फिकार अली भुट्टो टेबल के एक साइड बैठे थे, सामने जनरल और मिनिस्टर। भुट्टो की आवाज में एक आग थी, अगर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया तो अगला वॉर हम हारे हुए शुरू करेंगे। उस वक्त दुनिया में सिर्फ कुछ मुल्कों के पास एटॉमिक बॉम्ब था, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, और 1974 में इंडिया ने भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। उस टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब समझना जरूरी है। ये एक ऐसा वेपन है जो एक शहर को सेकंड्स में मिटा सकता है, क्योंकि इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम नाम के मेटल्स का इस्तेमाल होता है, जो स्पेशल प्रोसेस के बाद बेहद पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हैं। भुट्टो ने तय किया कि पाकिस्तान को यह ताकत लेनी ही पड़ेगी। 1974 में मल्टन कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट को बुलाया गया। वहां उन्होंने कहा, हम घास खाएंगे फिर भी बॉम्ब बनाएंगे। घास खाना यानी भूख बर्दाश्त कर लेना एक सिंबल था सैक्रिफाइस का। पहली चैलेंज थी यूरेनियम को तैयार करना। यूरेनियम एक नेचुरल मेटल है जो जमीन के अंदर मिलता है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल करने के लिए इसे एनरिच करना पड़ता है। एनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम को ऐसे फॉर्म में बदलना जो चेन रिएक्शन कर सके, जिसमें एनर्जी का धमाका होता है। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी, मशीन्स और ट्रेंड लोग नहीं थे। इस वक्त कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, अब्दुल कदीर खान। 27 दशक में अब्दुल कदीर खान हॉलैंड में एक मेटलर्जिस्ट थे। मेटलर्जिस्ट मतलब मेटल्स का साइंटिस्ट, जो मेटल्स कैसे काम करते हैं और उनको कैसे डिजाइन किया जाता है ये समझता है। वहां वो यूरेनको नाम के एक प्लांट में काम करते थे, जहां यूरेनियम एनरिचमेंट होता था, यानी वो सीधे सीधे न्यूक्लियर बॉम्ब का कोर प्रोसेस देख रहे थे। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जब 1974 में उन्होंने इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट का न्यूज देखा तो उनके दिल में एक चीज बढ़ गई, अगर इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? उन्होंने भुट्टो को एक लेटर लिखा। इसमें लिखा था कि उनके पास वो नॉलेज है जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में मदद करेगा। भुट्टो ने फौरन उन्हें पाकिस्तान बुलाया। इस्लामाबाद आने के बाद ए.के. खान को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। जगह चुनी गई काहुता, एक छोटा सा इलाका जहां माउंटेन्स और फॉरेस्ट थे। वहां बनाई गई काहुता रिसर्च लैबोरेटरीज, KRL। इस जगह का नाम भी ऑफिशियली कुछ और रखा गया ताकि दुनिया को शक ना हो। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए छोटे से छोटे पार्ट का एक्सपोर्ट अलाउड नहीं था। दुनिया के पावरफुल मुल्क अमेरिका, UK, इजराइल सब ने कंट्रोल बनाया हुआ था कि कोई नया मुल्क ये टेक्नोलॉजी ना ले सके। पाकिस्तान को चालाक बनना था। A.Q. खान और उनकी टीम ने दुनिया को फूल करने के लिए एक गेम प्लान बनाया। डमी कंपनीज बनाई गई, यानी नकली बिजनेसेस जो सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करते थे। ये कंपनीज यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में रजिस्टर की गई। मशीन्स के पार्ट्स छोटे छोटे ऑर्डर्स में खरीदे गए, कभी अलग नाम से, कभी अलग एड्रेस से। कोई पार्ट जर्मनी से आता, कोई बेल्जियम से, कोई मलेशिया से। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में नेम्स बदले जाते, रूट्स चेंज किए जाते। अगर एक मशीन का एक पार्ट किसी कंट्री से आता तो दूसरा पार्ट किसी और कंट्री से मंगवाया जाता, ताकि पूरी मशीन का सोर्स कभी ट्रेस ना हो। 1980 के दशक में CIA, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और MI6 ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस को शक होने लगा। उनके एजेंट्स ने यूरोप में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हॉलैंड में A.Q. खान के खिलाफ एक केस भी चला।
1983 में एक डच कोर्ट ने उन्हें एब्सेंटिया में यानी उनकी गैर मौजूदगी में गिल्टी डिक्लेयर किया, लेकिन पाकिस्तान में वो हीरो बन गए थे। जनरल जियाउल हक, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, ने प्रोग्राम को और ज्यादा अंडरग्राउंड कर दिया। कहूता एक हाई सिक्योरिटी जोन बन गया। फॉरेन डिप्लोमेट्स को वहां आने की इजाजत नहीं थी। साइंटिस्ट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता। हर साइंटिस्ट एक कोड नेम इस्तेमाल करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, ने ए.के. खान को टारगेट करने की कोशिश की। उन पर असैसिनेशन प्लॉट्स बनाए गए, लेकिन वो हर अटेम्प्ट से बच गए। पाकिस्तान का प्रोग्राम हर दिन आगे बढ़ता गया। 1990 के शुरुआत तक पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने यूरेनियम को वेपन ग्रेड लेवल तक एनरिच कर लिया था। अब बाकी था टेस्टिंग का काम, जो सबसे रिस्की स्टेज होता है, लेकिन ये आसान नहीं था। अमेरिका और दुनिया के लीडर्स पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे थे। हर तरफ से फोन कॉल्स, वार्निंग, सैंक्शंस का खतरा। लेकिन 1998 में सब कुछ बदल गया। इंडिया ने पोखरान में अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स दोबारा किए। पाकिस्तान की आवाम का जज्बा ऊपर चला गया। सड़कों पर पोस्टर्स लग गए, इंडिया का जवाब दो। न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स शुरू हो गई। हर पाकिस्तानी की डिमांड थी, टेस्ट करो। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत, साइंटिस्ट्स और मिनिस्टर्स टेबल पर बैठे थे। ए.के. खान ने कामली कहा, सर हम रेडी हैं, बस आपका सिग्नल चाहिए। 28 मई 1998 छा गई बलूचिस्तान। सफेद पहाड़ों के अंदर टनल्स बन चुकी थीं, डिवाइसेस इंस्टॉल हो चुके थे। काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3 होना शुरू हुई। एक धमाका जिसने जमीन को हिला दिया। जैसे बादल उठ रहे हैं। चागी के इस इलाके में दूर दूर तक आबादी का निशान नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तानी हिफाजती इंतजामात इतने मुकम्मल थे कि खुद पाकिस्तानी साइंसदान आज तक इस इलाके में रहे हैं। सफेद पहाड़ों का रंग एकदम से काला हो गया। कैमरास ने तस्वीर कैप्चर की और वो तस्वीर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सिंबल बन गई। हर शहर में सेलिब्रेशन शुरू हो गई। ढोल, झंडे, नाराए तकबीर। पाकिस्तान ऑफिशियली दुनिया का 7वां न्यूक्लियर पावर बन गया और पहला मुस्लिम कंट्री जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब था। बाद में CIA की रिपोर्ट्स में लिखा गया, पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे जटिल सर्वेलेंस सिस्टम्स को आउटस्मार्ट किया। यानी हर शिपमेंट, हर साइंटिस्ट, हर मूव मॉनिटर हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने स्मार्ट प्लानिंग, सीक्रेसी और रिस्क लेकर वो काम कर दिखाया जो दुनिया ने इम्पॉसिबल समझा था। ये कहानी सिर्फ एक बॉम्ब की नहीं है, ये कहानी है एक मुल्क की जो हार के बाद खड़ा हुआ, जिसने रिसोर्सेज की कमी के बावजूद दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज को चैलेंज किया और जिसने दुनिया के रूल्स को तोड़कर अपने सर्वाइवल का रास्ता बनाया। और शायद इसीलिए आज भी एक लाइन सही लगती है, हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती, कभी कभी अक्ल से भी जीती जाती है।